इस कहानी की शुरुआत में हमें शी जिलिंग नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेटे शिहाओ को गोद लिए गुस्से में वो महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर जिलिंग बहुत पावरफुल थे और अपनी पावर की मदद से एक एक करके सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसके परिवार के लोग उसके बच्चे शिहाओ को मारना चाहते थे और उसकी बॉडी से सुप्रीम बॉम्ब निकाल लिया था। शी युआन जिलिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे परिवार के कल्याण के लिए अपने बच्चे की बलि देनी होगी। जिलिंग को इससे बहुत गुस्सा आता है और उससे फाइट करने लग जाता है। शी युआन जिलिंग के बच्चे को मारने की कोशिश करता है मगर जिलिंग अपने हाथों से तलवार पकड़ लेता है। अब वहाँ जिलिंग की वाइफ केन यिनिंग भी आ जाती है जो भी जिलिंग के साथ मिलकर युआन पर हमला करने लगती है। युआन समझ गया था कि उनसे जीत नहीं पाएगा इसीलिए अपनी लाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। यह देखकर जिलिंग भी अपने ड्रैगन पावर की मदद से ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और केन यिनिंग भी अपनी पावर से उस ड्रैगन को और पावरफुल बना देती है। मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम कुछ साल बाद स्टोन विलेज को देखते हैं जो भगवान लियू द्वारा एक शील्ड से प्रोटेक्ट था ताकि कोई भी ताकतवर जानवर स्टोन विलेज के लोगों को नुकसान न पहुंचा पाए। अगली सुबह स्टोन गांव के सभी बच्चों को स्टोन विलेज के मुखिया शी युनफेन आत्मरक्षा के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। वो सभी बच्चों से कहते हैं कि जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। उन सभी बच्चों में शिहाओ भी होता है जो बड़ा हो गया था और वो काफी फुर्तीला और मेहनती था क्योंकि जब मुखिया उस पर वार करते तो उनके वार को संभाल लेता मगर जब वो जोंग बाओ पर हमला करते हैं तो उनके वार को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इसीलिए मुखिया उसे कहते हैं कि भले शिहाओ तुमसे उम्र में छोटा हो लेकिन वो सबसे मेहनती है। शिहाओ जोंग बाओ का मजाक उड़ाता है। मुखिया सभी बच्चों को बताते हैं कि हमारे आसपास का जंगल काफी बड़ा और असीम है जहाँ कई प्राचीन जानवर निवास करते हैं इसीलिए अगर तुम सभी मेहनत नहीं करोगे तो उन जानवरों से नहीं लड़ पाओगे। फिर हमें स्टोन विलेज के शिकारी योद्धाओं को दिखाया जाता है जो छिपकर दो सर वाले अग्नि गेंडे पर नजर रख रहे थे ताकि उसका शिकार कर सके। आशान शिकारी दल के मुखिया शी लिंगू से कहता है कि एक गेंडा कई महीनों तक हमारे गांव की खाद्य आपूर्ति को पूरा कर सकता है और हम बच्चों के औषधीय स्नान के लिए इसके सार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कहकर उस गेंडे पर हमला करने के लिए जाता है मगर वो गेंडा लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर शी लिंगू अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उस गेंडे पर हमला करने लग जाते हैं और अपने परसे से उसे नीचे गिरा देता है। शी लिंगू सभी से कहता है कि गेंडा मरने वाला है। सब एक साथ मिलकर हमला करने लगते हैं मगर तभी वहाँ ब्लू इसके लीगल भी उस गेंडे का शिकार करने आ जाती है। गेंडा अपनी फायर पावर से उस पर हमला करता है मगर उसे अपने पंजों में दबाकर ले जाने लगती है। ये देखकर आशान बहुत हैरान होता है कि ब्लू ईगल उनके इलाके में कैसे आ गई क्योंकि वो कभी इस इलाके में शिकार करने नहीं आती थी। ईगल उस गेंडे को मारने के लिए जमीन पर रगड़ती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है। शी लिंगू अपने सभी साथियों के साथ छिपा होता है ताकि ईगल उन्हें देख न सके मगर जब शी फेजियाओं के पाँव में आग लगती है तो जोर से चिल्लाने लगता है जिससे ईगल को उन सभी की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो शी फेजियाओं पर हमला करने के लिए आती है। आशान शी लिंगू से कहता है कि मैं ईगल का ध्यान भटका लूंगा और वो ईगल को अपनी तरफ बुलाकर वहाँ से भागने लगता है जिससे शी लिंगू अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है और ज्वालामुखी से आके गोले निकलते हैं जिससे सब लोग बचकर भागने लगते हैं। ईगल भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शी लिंगू अपने साथियों के साथ उस मरे हुए गेंडे को लेकर स्टोन विलेज पहुंच जाता है। उन्हें देखकर मुखिया और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। शी लिंगू सभी को बताता है कि पर्वत देवता क्रोधित हुए और उन्होंने ईगल को डरा दिया जिससे हम इस गेंडे का शिकार कर पाए। सभी बच्चे अपने अपने पिता के पास जाते हैं। यह देखकर शियाओ दुखी हो जाता है क्योंकि उसके माता पिता उसके पास नहीं थे। शी जिलिंग और केन यिनिंग उसे स्टोन विलेज छोड़कर चले गए थे। शियाओ दुखी होकर बैठ जाता है और अपने मॉम डैड को याद करने लगता है। मुखिया यूनफेंग उसके पास आते हैं। मुखिया को देखकर शियाओ पूछता है कि मेरे माँ और पिताजी वापस कब आएंगे तो यूनफेंग उसे बताते हैं कि अब नहीं आएंगे, वो हमसे काफी दूर चले गए हैं। शियाओ कहता है कि क्या वो मुझे नहीं चाहते। यूनफेंग कहते हैं कि तुम उन्हें बहुत पसंद हो और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव के सभी लोग एक पहाड़ के पास भगवान लियू से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर यूनफेंग भगवान लियू से प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब स्टोन विलेज के निवासियों को आशीर्वाद दे कि हम सब बिजली और तूफान से भी तेज हो और हम विपत्ति का सामना कर सके, जीवन और मृत्यु की परवाह करते हुए आगे बढ़ते रहे। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अगले दिन सभी बच्चों को औषधीय स्नान कराया जाता है। यूनफेंग बताते हैं कि इसमें 2 सिंगों वाले राइनो गेंडे के सार से बनाई गई दवा डाली गई है जिसे आप सभी को सहन करना होगा जिससे आपकी हड्डियां जानवरों के समान मजबूत हो जाएगी। शियाओ यूनफेंग से कहता है कि क्या हम औषधीय स्नान के बाद दूध पी सकते हैं। यूनफेंग कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो, जितना चाहे दूध पी लेना। शियाओ कहता है कि ठीक है मैं इसे सहन कर लूंगा। शी लिंगू कहता है कि शियाओ वास्तव में प्रतिभाशाली है। वहाँ खड़ा एक और आदमी बताता है कि केवल यूनफेंग ने ही रूस की शक्तियों में महारत हासिल की है। उसके बाद यूनफेंग अपनी शक्ति से उस औषधीय पानी को गर्म करते हैं जिससे सभी बच्चों को काफी जलन होती है और वो पानी से बाहर निकल आते हैं। लेकिन शियाओ पानी में रहकर उस सार की गर्मी को सहन करता है। फिर उस पानी में से उस 2 सिरों वाले गेंडे का सार निकलता है। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि तुम इसे ग्रहण करो। शियाओ से ग्रहण करता है। उसे ग्रहण करते ही उसकी बॉडी का ताप बढ़ जाता है और उसमें गेंडे की पावर आ जाती है। वो उस भट्टी से बाहर निकलकर उसे अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यूनफेंग कहता है कि इस बच्चे से उम्मीद नहीं थी, इसकी बॉडी की तुलना पुराने युवा जानवरों से की जा सकती है। शियाओ यूनफेंग से पूछता है कि मैं अब दूध पी सकता हूँ। यूनफेंग कहते हैं कि तुम जितना चाहे उतना दूध पी सकते हो। फिर सभी बच्चे शियाओ के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत असाधारण हो, तुम ये कैसे करते हो। मगर जोंग बाओ को इससे जलन होती है क्योंकि उसे पसंद नहीं करता। उसके बाद शियाओ भगवान लियू को दूध चढ़ाता है और कहता है कि मेरा पसंदीदा दूध है, आप इसे पी सकते हो। साथियों ने यह भी कहता है कि परिवार के मुखिया यूनफेंग कहते हैं कि आपने स्टोन विलेज की रक्षा के लिए बलिदान दिया और मेरे माता पिता भी इसी गाँव में रहते थे। क्या आप जानते हो कि वो कहाँ है? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी स्टोन विलेज की रक्षा कर सकता हूँ, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। ऐसा कहकर वह रोने लग जाता है। शी न्यू नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आती है। शियाओ से पूछता है कि तुम्हारा भाई पाई हो कहाँ है, तुम उसके पास जाओ। शी न्यू से बताती है कि अपने दोस्तों के साथ बड़े
पक्षी का अंडा लेने गए हैं। शियाओ समझ जाता है कि पाइहो ब्लू ईगल का अंडा चुराने गया होगा, इसीलिए उसे कहता है कि तुम यूनफेंग के पास जाओ और वहाँ से पाइहो को रोकने के लिए चला जाता है। वही हमें डेजर्ट रॉक फॉरेस्ट में दिखाया जाता है कि पाइहो अपने दोस्तों के साथ ब्लू ईगल के घोंसले में उसका अंडा चुराने पहुंच गया था। पाइहो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं खाया, इसे खाने के बाद मेरी ताकत शियाओ से भी ज्यादा हो जाएगी। मगर ब्लू ईगल को भी इस बात का पता चल जाता है कि कोई उसका अंडा चुराने आया है, इसीलिए वो तेजी से अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। शियाओ भी वहाँ पहुंच जाता है और सभी से कहता है कि तुम अंडा मत चुराओ, यहाँ से जल्दी भागो। मगर उनमें से कोई भी शियाओ की बात नहीं मानते और वहाँ से अंडा लेकर चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। तभी वहाँ पर ईगल आ जाती है। ईगल अपने पैरों में एक सुअर फंसाकर लाती है, जिसे ईगल बच्चों पर डाल देती है, मगर सभी बच्चे बच जाते हैं। फिर ईगल फेदर स्पाइक से उन पर हमला करती है, जिससे रस्सी कट जाती है और सभी बच्चे अंडे के साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर सब वहाँ से उठकर अंडा लेकर भागने लगते हैं। पाइहो कहता है कि हमें चट्टानों की तरफ भागना चाहिए, जहाँ पर ईगल नहीं पहुँच पाएगा। तभी भागते भागते एक बच्चे के हाथ से अंडा छूट जाता है, जिसे शियाओ पकड़ लेता है। शियाओ ईगल से कहता है कि मैं तुम्हारा अंडा वापस लौटा दूंगा, तुम मेरा पीछा मत करो, अगर तुम मेरा पीछा करते हो तो यह अंडा टूट जाएगा। मगर ईगल शियाओ का पीछा करना बंद नहीं करती, तो शियाओ सोचता है कि यह पक्षी तो हार ही नहीं मानना चाहता। शियाओ एक चट्टान से उछलकर उस ईगल की पीठ पर बैठ जाता है और नीचे खड़े बाकी के बच्चे ईगल को पत्थर मारने लग जाते हैं। तो शियाओ उन बच्चों से कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए? तो बच्चे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मुखिया को क्या जवाब देंगे। ईगल बच्चों पर अपने फेदर से वार करने लग जाती है, तो शियाओ उन्हें बचाने के लिए सुअर को उनकी तरफ फेंकता है, जिससे बच्चे फेदर स्पाइक से बच जाते हैं। शियाओ को पास में एक जंगल दिखाई देता है, इसीलिए अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हम सभी को उस तरफ जाना चाहिए, ईगल वहाँ नहीं आ पाएगी और वो डेजर्ट ऑफ मेजेस्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं स्टोन विलेज में दिखाया जाता है कि शी लिंगू अपने साथियों के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी मुखिया यूनफेंग शी न्यू के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि बच्चे मुसीबत में है, क्योंकि शी न्यू ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि अंडा लेने गए थे। दूसरी तरफ सभी बच्चे डेजर्ट ऑफ मेजेस्टी में ईगल से बचकर भाग रहे होते हैं। शियाओ अपने दोस्तों से कहता है कि आगे गुफा है, हमें वहाँ छुपना होगा, मगर गुफा का गेट बंद होता है। शियाओ जोंग बाओ को कहता है कि तुम ये अंडा पकड़ो, मैं गेट खोलता हूँ, और शियाओ अपनी राइनो पावर की मदद से गेट पर पड़े पत्थरों को तोड़ देता है। सभी बच्चे गुफा के अंदर जाने लगते हैं, मगर बीटीवान नाम का लड़का नीचे गिर जाता है और ईगल लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर शियाओ उसे बचाकर गुफा के अंदर ले आता है। ईगल अपने पंखों से उन पर हमला करती है, जिससे वो सभी दूर गिर जाते हैं और शियाओ का हाथ एक पत्थर पर पड़ने की वजह से वहाँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ईगल अंदर नहीं आ पाती। ये देखकर सभी बच्चे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो शियाओ ने बताता है कि मुखिया ने कहा था कि हमारे गांव के पूर्वज बहुत बलवान थे, ये ऋण उनके द्वारा छोड़ा गया होगा। ईगल अपने जोरदार वार से उस शील्ड को तोड़ देती है और गुफा के अंदर आने की कोशिश करती है। तभी वहाँ यूनफेंग सभी शिकारियों के साथ आ जाते हैं। शी लिंगू और आशान साथ में मिलकर ईगल पर हमला करने लगते हैं। सभी बच्चे यूनफेंग के पास आ जाते हैं। जोंग बाओ ने कहता है कि मुझे अंडा नहीं चाहिए, उसे ईगल को वापस लौटा दो। यूनफेंग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अंडा भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। आशान और शी लिंगू ईगल को रोके हुए हैं, हमें मौके का फायदा उठाकर गाँव लौट जाना चाहिए, और वो सभी गाँव की तरफ भागने लगते हैं। मगर ईगल को भी इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उनके पीछे जाती है। यूनफेंग बच्चों के साथ ईस्टर्न विलेज के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, मगर ईगल भी वहां आ चुकी थी, इसीलिए शी लिंगू और आशान उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। ईगल सभी को अंदर जाने से रोकने के लिए अपनी पावर से पहाड़ को तोड़ देती है, जिससे यूनफेंग पर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन वो शील्ड बनाकर खुद को बचा लेते हैं। मगर एक छोटा पत्थर अंडे को लग जाता है, जिससे उसमें दरार आ जाती है। फिर सब लोग गाँव के अंदर चले जाते हैं। ईगल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर शी लिंगू और आशान पीछे से उसके पंजे पकड़कर जमीन पर फेंक कर दोनों भी अंदर चले जाते हैं। गाँव का गेट छोटा होने की वजह से ईगल अंदर नहीं जा सकती थी। शी लिंगू मुखिया के पास जाता है और कहता है कि ईगल गाँव के बाहर है। ईगल गाँव के अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी भगवान लियू की आत्मा शील्ड बनाकर ईगल को रोक देती है। मुखिया कहता है कि हमारा गाँव भगवान लियू द्वारा संरक्षित है, फिलहाल हम सुरक्षित है। आशान अपने बेटे पाइहो पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी वो अंडा टूट जाता है और उसमें से ईगल का बच्चा निकलता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, मगर वो ईगल बेबी पूरी तरीके से विकसित न होने की वजह से मर जाता है। सभी से दुखी होते हैं। पाइहो उस बेबी को यूनफेंग को दे देता है। यूनफेंग बताते हैं कि ईगल और स्टोन विलेज पहले से ही कट्टर दुश्मन रहे हैं। पाइहो माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। यूनफेंग उस बेबी ईगल को नीचे रख देते हैं। ब्लू ईगल को भी पता चल जाता है कि उसका बेबी मर चुका है, इसीलिए अपनी फुल पावर से स्टोन विलेज पर हमला करके उस शील्ड को तोड़ देती है। सभी से काफी डर जाते हैं। ईगल अपने बेबी के पास आती है और उसे सुनकर देखती है, वो उसके मरने से काफी दुखी होती है। तभी वहाँ लीफ में भगवान लियू की आत्मा आती है और उस बेबी ईगल को फिर से जिंदा कर देते हैं, जिससे ब्लू ईगल और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। यूनफेंग कहते हैं कि भगवान लियू ने सिर्फ बेबी ईगल को नहीं बचाया, बल्कि उसे पुनर्जन्म दिया। फिर शियाओ बेबी ईगल के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो, मुझे आज के लिए वास्तव में खेद है, क्या आप मुझे माफ कर सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेबी ईगल शियाओ को माफ कर देता है। फिर शियाओ उसे हाथ में उठाकर अपने साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागकर मुखिया के पास आकर कहता है कि पहाड़ों के घातक जाल ज्यादा पुराने होने की वजह से नष्ट हो गए हैं, मैं हाल ही में उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुखिया कहता है कि आखिरकार वह समय आ ही गया। फिर हमें जंगल के घेरे इलाके में पवित्र कब्र दिखाई जाती है, जिसकी तरफ एक प्राचीन लोयन बढ़ रहा होता है, मगर वो काफी कमजोर हो चुका था और उसे बहुत सारे जानवर घेर लेते हैं। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि शियाओ बेबी ईगल के साथ खेलता है और काफी खुश होता है। वो यूनफेंग से कहता है कि अब से बेबी ईगल हमारे साथ रहेगा। यूनफेंग कहते हैं कि बेबी ईगल को भगवान ने फिर से जिंदा किया, इस वजह से ब्लू स्केल ईगल उसे भगवान लियू के पास छोड़ गई। शियाओ बेबी ईगल के साथ खेलने लगता है और उसका नाम जीवन रखता है। तभी जीवन नीचे गिर जाता है। शियाओ उसे उठाता है। उसे जीवन के गले में ब्लू लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, और वो जीवन से कहता है कि रोशनी आसमान के तारों से भी तेज है। यूनफेंग बताते हैं कि ब्लू स्केल टेक्निक है, अगर तुम इसे सीखते हो तो तुम जानवरों की कई सारी ऐसी सीक्रेट ट्रिक को सीख जाओगे जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। शियाओ यूनफेंग की बात सुनकर एक पहाड़ के ऊपर कई दिनों तक ब्लू स्केल ट्रिक सीखने का
अभ्यास करने लगता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था और कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद ब्लू स्केल ट्रिक को भी सीख गया, जिसे देखकर शियाओ के सभी दोस्त दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हम सबसे अलग हो, इसीलिए तुम ब्लू स्केल टेक्निक सीख गए, क्या तुम हमें भी ये ट्रिक सिखा सकते हो। तभी वहाँ पर यूनफेंग भी आ जाते हैं, जो ये सोचकर काफी हैरान होते हैं कि शियाओ ने इतनी छोटी सी उम्र में ब्लू स्केल पावर हासिल कर ली, इसीलिए वो बहुत असाधारण है। तभी उन्हें जंगल से आती हुई जानवरों की आवाजें सुनाई देती है और उन्हें पता चल जाता है कि पवित्र कब्र में प्राचीन शेर घायल हो चुका है और बहुत सारे दूसरे सोल बीस्ट उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए शिलिंगु अपने शिकारी दल के साथ प्राचीन शेर को लाने के लिए निकल जाते हैं। शिलिंगु अपने शिकार दल के साथ वुडन बीच पर पहुंच जाता है, जहाँ से पुरानी कब्र कुछ ही दूर थी। इसीलिए शिलिंगु अपने साथियों से कहता है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है, तो लिन यू जोर से कहता है कि कौन है वहाँ। पेड़ के पीछे शियाओ था, जो कि उनका छुपकर पीछा कर रहा था। वो पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आता है और कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। शिलिंगु को पता था कि शियाओ थोड़ा शरारती है और वो बेवजह कहीं नहीं जाता, इसीलिए उसे कहता है कि तुम जल्दी बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। शियाओ बताता है कि आज यूनफेंग मेरे मामा से प्राचीन शेर का खून लाने के लिए बोल रहे थे। ये बात मैंने सुन ली। मैं जानता हूँ कि आप ये जोखिम मेरे शुद्धिकरण समारोह के लिए उठा रहे हो और सबकी मदद करने के लिए मैं यहाँ आ गया। तो शिलिंगु शियाओ से कहता है कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें बड़ों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम गाँव लौट जाओ। शियाओ शिलिंगु से कहता है कि अंकल आप मुझे अपनी मदद करने दो, मैंने ब्लू स्केल पावर टेक्निक सीखी है और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मेरी वजह से कोई भी काम खराब नहीं होगा। तो आशान शिलिंगु से कहता है कि शियाओ अकेला वापस कैसे जा सकता है, उसके लिए ज्यादा बेहतर यही होगा कि हमारे साथ रहे। शिलिंगु शियाओ को अपने साथ चलने के लिए हाँ करते हैं और आशान से कहता है कि तुम्हें शियाओ पर नजर रखनी होगी। शियाओ ये सुनकर काफी खुश होता है और सभी से आगे चलता हुआ आशान को जल्दी चलने को कहता है। आशान शियाओ को आगे दौड़ने से मना करता है। फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बीफेंग नाम का व्यक्ति ईस्टर्न विलेज के शिकारी दल और शियाओ पर नजर रख रहा था। तभी प्राचीन शेर के मकबरे की तरफ एक बड़ा पक्षी उड़कर जाता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। शिलिंगु कहते हैं कि जरूर प्राचीन शेर के मकबरे से आकर्षित है या हमारे सिवा कोई और भी है, इसीलिए हम सभी को सावधान रहना होगा। आशान अपने चारों तरफ शियाओ को देखता है मगर उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता। तो शिलिंगु से पूछता है कि शियाओ कहाँ है। तभी उन सबके आगे एक बहुत बड़ा जानवर आकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर वो देखते हैं कि जानवर मरा हुआ था, जिसके ऊपर शियाओ खड़ा होता है। वो अपने साथियों से हंसकर कहता है कि अंकल जी मैं यहाँ हूँ। शिलिंगु जानवर को पास से देखते हैं और सभी को बताते हैं कि इसे किसी दूसरे जानवर ने मार डाला, हम सभी को सावधान रहना होगा। बीफेंग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उन पर अपनी नजर बनाए रखता है। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हुए दो सोए हुए हाइनासोल बीस्ट के पास पहुँचते हैं, जो जमीन पर पड़े हुए थे। आशान एक हाइनासोल बीस्ट पर हाथ रखकर शिलिंगु से कहता है कि ऐसा लगता है कि यह अब सांसें नहीं ले रहा। तो शिलिंगु से हाइनासोल बीस्ट के पास जाने से मना करता है, मगर उसकी बात नहीं सुनता। तभी दोनों हाइनासोल बीस्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर आशान अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागता है। शिलिंगु उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर उन्हें रोक नहीं पाता। सभी भागकर वुडन बीच के पास पहुँचते हैं। तभी शियाओ भागते हुए वहाँ रुक जाता है और सोचता है कि अगर हम ऐसे भागते रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आशान शियाओ से कहता है कि तुम लापरवाह मत बनो और यहाँ से जल्दी चलो। तो शियाओ कहता है कि आप लोग पुल पार करके दूसरी तरफ जाओ, इन्हें मैं रोक लूंगा। फिर शियाओ अपनी ब्लू स्केल पावर का इस्तेमाल करके हाइनासोल बीच पर हमला करता है, जिससे वुडन बीच टूट जाता है और हाइनासोल बीच सहित शियाओ एक खाई में गिर जाता है। मगर शियाओ तेजी से एक चट्टान पर लटक जाता है, लेकिन उसका हाथ चट्टान से फिसलता है और वो फिर से नीचे गिरने लगता है। इस बार भी वो चट्टान पर लटक जाता है और खाई में गिरने से बच जाता है। आशान शिलिंगु से कहता है कि हमें शियाओ को बचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ और कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, हम उड़ भी नहीं सकते। तो शियाओ कहता है कि अंकल हमें ब्लू स्केल ईगल की मदद लेनी चाहिए, वो यहाँ आसानी से उड़ सकती है। फिर पूरा शिकार दल ईगल से मदद मांगने जाता है। शियाओ धीरे धीरे चट्टानों को पकड़ता हुआ ऊपर चढ़ जाता है, मगर उस खाई से दोनों हाइनासोल भी उड़कर ऊपर आने लगते हैं। उन्हें देखकर शियाओ सोचता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वहाँ से भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाता है। उसे वहाँ प्राचीन शेर दिखाई देता है। तभी वहाँ पर दोनों हाइनासोल बीच भी आ जाते हैं, जो शियाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो शियाओ उनसे कहता है कि तुम मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मैं तुम पर अपनी ब्लू स्केल पावर से हमला करूंगा। तभी वहाँ पर गोरिल्ला दानव आ जाता है और उन दोनों हाइनासोल बीच को पैरों से कुचल देता है और आगे चला जाता है। शियाओ सोचता है कि उनफेंग ने तो गोरिल्ला दानव के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर शियाओ के पास एक फायरहोर्न बेल दानव आ जाता है, जो काफी गुस्से में था और वो जोर से चिल्लाकर शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ उसके हमले से बच जाता है। फिर बेल दानव और गोरिल्ला दानव आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर शियाओ कहता है कि मैंने सुना है कि दोनों प्राचीन शेर और गोरिल्ला दानव आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। तभी बेल दानव शियाओ पर भी हमला करने लगता है। फिर वहाँ ब्लू स्केल ईगल आ जाती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि ईगल आंटी मैं यहाँ हूँ। ईगल शियाओ को अपने पंजों में पकड़कर ऊपर उड़ा लेती है। शियाओ ईगल से कहता है कि मुझे बचाने आने के लिए आपका धन्यवाद, अगर आप नहीं आती तो आज मैं मर जाता। फिर वहाँ पर प्राचीन शेर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि मरने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर शियाओ ईगल से कहता है कि ऐसी प्राचीन शेर का नाटक था अपने प्रतिद्वंदी को पास लाने के लिए। फिर प्राचीन शेर अपनी शक्तियों से अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है। ईगल वहाँ से जाने लगती है, मगर वो प्राचीन शेर की शील्ड को पार नहीं कर सकी और शील्ड से टकराने की वजह से उसके पंजे से शियाओ छूट जाता है। ईगल शियाओ के नीचे गिरने से पहले उसे अपनी पीठ पर बिठा लेती है। फिर शेर अपनी पावर से बेल को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका एक सिंग टूट गया और ईगल को भी अपनी पावर से शील्ड के बाहर फेंक देता है और खुद मर जाता है। फिर शियाओ ईगल से पूछता है कि आंटी आप ठीक तो है। उसके बाद ईगल शियाओ को अपनी पीठ पर बिठाकर प्राचीन शेर को पंजों में दबाकर ईस्टर्न विलेज की तरफ जा रही थी। शियाओ खुश होता है कि उन्हें प्राचीन शेर मिल गया। तभी अचानक ईगल की तबीयत खराब होती है और जियांग वन में हेरिटेज गुफा के पास गिर जाती है, क्योंकि प्राचीन शेर से लड़ाई के वक्त उसकी बॉडी में जहर चला गया था। शियाओ उठकर ईगल के पास जाता है और कहता है कि आंटी को जहर दिया गया है, मैं गाँव जाकर किसी से मदद लाता हूँ। तभी ईगल को एक तीर आकर लगता है। शियाओ कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी तरफ कई सारे तीर आते हैं,
जिन्हें रोकने के लिए वो ब्लू स्केल ट्री का इस्तेमाल करता है। मगर तभी एक और तीर ईगल के लगता है तो शिहाओ तीर चलाने वाले लोगों से पूछता है कि तुम कौन हो और स्टोन विलेज के इलाके में क्यों घुसे हो। तो बी फेंग जो शिहाओ और शिकारी दल का कब से पीछा कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझे प्राचीन शेर को सौंप दो, उसके बाद भैया तुम्हें घर जाने देंगे। शिहाओ कहता है कि मेरा कोई बदतमीज भाई नहीं है, प्राचीन शेर मेरा शिकार है जिसे तुम लेना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। बी फेंग हंसता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों ने सुना वह छोटा लड़का लड़ना चाहता है। सभी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। बी फेंग शिहाओ से कहता है कि बी फेंग दादाजी तुम्हें बताएंगे कि कमजोर मजबूत का भोजन कैसे बन जाता है। शिहाओ कहता है कि तुम सच में एक बेशरम लड़के हो। तो बी फेंग कहता है कि तुम एक निस्वार्थ व्यक्ति हो, मगर मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। ईगल बी फेंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है। शिहाओ ईगल से कहता है कि आंटी आप अच्छे से आराम करो, इन्हें मैं संभाल सकता हूँ। बी फेंग भी अपने साथियों से कहता है कि आप लोग इसके ऊपर हमला मत करना, मैं इसे कुछ संभाल लूंगा और शिहाओ के ऊपर हमला करने लगता है। शिहाओ हमले को ब्लू स्केल ट्रिक से रोकता है और उसी ट्रिक का उपयोग करके बी फेंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से बी फेंग दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में से उसके तीर कमान भी छूट जाते हैं। बिहाओ बी फेंग से कहता है कि कमजोर मजबूत का भोजन बन जाता है जैसे कि तुम, और अपनी ट्रिक से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। बी फेंग के साथी शिहाओ पर तीर चलाने लगते हैं तो बी फेंग उन्हें तीर चलाने से रोकता है और शिहाओ के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब बे गांव की स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस के कारण हुआ। उन्होंने मुझे प्राचीन शेर को पकड़कर लाने का आदेश दिया, मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। शिहाओ से कहता है कि तुम्हारे गांव की स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस कहाँ है। बी फेंग बताता है कि वो हमारे गांव में है और हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, कृपया तुम हमें जाने दो, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे और जाने के बाद मैं उन्हें मना लूंगा। शिहाओ बी फेंग से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम हमारे पत्थर गांव के इलाके में कभी मत घुसना। ये कहकर वो ईगल के पास जाने लगता है। बी फेंग उठकर अपने तीर कमान वापस लेकर सोचता है कि शिहाओ काफी बोला है और उसके ऊपर फिर से हमला करता है, जिसे शिहाओ रोक लेता है। बी फेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम भी तीर चलाओ और उसे मार दो। सभी मिलकर शिहाओ पर तीर चलाने लगते हैं। शिहाओ उनके हमले से बचता है और बी फेंग से कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। बी फेंग कहता है कि भाई आज तुमको सबक सिखाएगा कि क्षेत्र की सीमाएं ताकत से निर्धारित होती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा भाई फेंग कितना अद्भुत है और वो कई सारे तीर एक साथ चलाकर उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर ईगल फिर से खड़े होने की कोशिश करती है, मगर शिहाओ से कहता है कि आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बी फेंग समझ गया था कि शिहाओ की हड्डियां काफी मजबूत है और अपने साथियों से कहता है कि उसकी कमजोरी ईगल है, इसीलिए सभी उस पर तीर चलाओ, मैं भी देखता हूँ कि वो इस दर्द को कैसे सहन करता है। शिहाओ सभी के हमले को रोकने की कोशिश करता है। बी फेंग शिहाओ से कहता है कि मैं एक भाई के रूप में तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा और अपने पावर का यूज करके अपने पावरफुल तीर कमान को एक्टिवेट करता है और हवा में उड़कर शिहाओ पर हमला करता है, जिसमें से एक तीर ईगल को लग जाता है और वो काफी तेज चिल्लाती है। ईगल की आवाज स्टोन विलेज के शिकारी दल के लोग सुन लेते हैं और वो पहचान जाते हैं कि आज ब्लू स्केल ईगल की है और शिहाओ भी वहीं होगा, इसीलिए वो सब उन्हें बचाने के लिए ईगल की तरफ भागते हैं। वहीं बी फेंग और उसके सभी साथी ईगल को चिल्लाता देख जोर जोर से हंसते हैं। शिहाओ को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो बी फेंग की तरफ दौड़कर जाता है और उसे मारने लगता है। शिहाओ का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी ब्लू स्केल ट्रिक की मदद से बी फेंग को मार देता है। बी फेंग के साथी शिहाओ से बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी शिकारी दल वहां पहुंच जाता है और उसके सभी साथियों को मार देता है। शिलिंगु शिहाओ से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आ गए हैं। इन्होंने हमारे स्टोन विलेज के बच्चों पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की। आशान शिहाओ से कहता है कि चिंता मत करो, हमने उसकी हरकतें देखी थी, वो मर गया, तुम सच में महान हो, तुम सबका सामना अकेले कर सकते हो। तभी आसमान में से आवाज आती है कि मूर्ख स्टोन विलेजर, तुमने बी फेंग को मारने की हिम्मत की, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए भरपाई करो। तभी आसमान में गुलाबी रंग की रोशनी दिखाई देती है। आशान शिलिंगु से पूछता है कि ये क्या है। शिलिंगु आशान से कहता है कि यह बे गांव से बलिदान की भावना है, जल्दी करो और शिहाओ को गांव वापस ले जाओ। शिहाओ शिलिंगु से कहता है कि ईगल आंटी घायल हो गई थी, इस वजह से वो हिल डुल नहीं पा रही, तो मैं भी यहीं रहूंगा। शिलिंगु शिहाओ से कहता है कि स्पीड की पावर भयानक है और अपने बाकी साथियों से कहता है कि तुम लोग जाओ और ईगल की रक्षा करो, मैं और आशान मिलकर स्पीड को रोकेंगे। तो स्पीड जो कि दिखने में एक बेट की तरह था, वो शिलिंगु और आशान पर हमला कर देते हैं। वो दोनों मिलकर भी स्पीड को नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए शिहाओ अपनी पावर का उपयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। स्पीड अपनी पावर से शिलिंगु को नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, और अपने पैर से शिहाओ को कुचलने की कोशिश करते हैं, मगर शिहाओ उसे रोक लेता है और शिलिंगु से कहता है कि मैं स्पीड को थामे रहूंगा, तुम सब पीछे हट जाओ। आशान ये देखकर शिलिंगु से कहता है कि शिहाओ की तुलना स्पीड से की जा सकती है। तो शिलिंगु कहते हैं कि ताकत के मामले में यह बराबर हो सकते हैं, लेकिन त्याग बहुत चालाक है। स्पीड हंसने लगता है। शिहाओ उसके पैर के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है। स्पीड अपनी पावर से सभी को दूर फेंककर शिहाओ से कहता है कि तुम इतनी कम उम्र में ऐसा कर सकते हो, तुम वास्तव में दुर्लभ हो, इसीलिए मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकता, मुझे तुम्हें मारना होगा। आशान स्पीड से कहता है कि तुम ज्यादा अहंकारी मत बनो, हमारे गाँव की भावना भी यहाँ आ सकती है। तो स्पीड कहता है कि स्टोन विलेज की बलिदान की भावना गाँव से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी और हंसने लगता है। तो शिहाओ भगवान लियो को याद करता हुआ उनसे कहता है कि कृपया सभी को बचाने के लिए गाँव से बाहर आए। स्पीड कहता है कि कमजोर मजबूत का भोजन बन जाता है, अपने भाग्य को स्वीकार करो, प्राचीन शेर अब मेरा है, और अपनी पावर से उनके ऊपर हमला करता है। मगर तभी भगवान लियो अपनी पावर से स्पीड को मार देते हैं और सबकी जान बच जाती है। सभी फिर से स्टोन विलेज पहुंच जाते हैं। सभी लोग भगवान लियो के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। यून फेंग भगवान लियो से कहते हैं कि बे गांव की स्पीड अब गिर गई है, अब उस गांव में कोई संरक्षक भावना नहीं है, और स्टोन विलेज के लोगों को बचाने के लिए भगवान लियो को धन्यवाद देते हैं। भगवान लियो कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप सभी लोगों को नर्म रहने की जरूरत नहीं है, विपत्ति निकट आ रही है, इसीलिए अब यहाँ रुकना मुश्किल है। यून फेंग लियो से पूछते हैं कि कैसी आपदा आने वाली है। तो लियो कहते हैं कि सवाल पूछने से मदद नहीं मिलेगी, तुम्हें गाँव के सभी लोगों को तैयार करना होगा आपदा से बचने के लिए। और शिहाओ से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बी फेंग बुराई करना चाहता था, इसमें उसकी गलती थी, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। शिहाओ लियो से कहता है कि मुझे अभी याद आया कि बी फेंग के माता और पिता भी है, उन्हें इस बात से जरूर दुख हुआ होगा कि वो मर गया, मगर मेरा आपसे एक सवाल
सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे मॉम डैड कहाँ है? मगर लियू उसकी बात का जवाब नहीं देते। इस वजह से शियाओ काफी दुखी होता है। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि भगवान लियू अभी तुम्हें नहीं बता सकते, इनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, मगर तुम्हारे मॉम डैड अभी जिंदा हो सकते हैं। जब तक तुम जिंदा हो और मजबूत बनो, उन्हें दोबारा देखने का मौका तुम्हें जरूर मिलेगा। शियाओ यूनफेंग से कहता है कि दादाजी चिंता न करे, मैं निश्चित तौर पर कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। शियाओ अकेले में बैठकर ध्यान लगाता है। यूनफेंग उसे बताते हैं कि प्राचीन काल की शुरुआत के बाद से मानव जाति के पूर्वज प्राचीन विरासत की हड्डियों के ढेर में है, जिसमें से एक रनर मिला और इस ऋण में सच्चे आदिकाल की ओरिजिनल पावर थी। उन पावर को पूरी तरह से समझने और उसका उपयोग करने के लिए रनर को शरीर में डाला जाना चाहिए और अपने खुद के सार के साथ फोर्स करें। शरीर को स्वाभाविक रूप से हेवन और अर्थ के साथ मिश्रण करने की अनुमति देना जब तक दोनों एक नहीं हो जाते, और इस तरह के दायरे को परिवर्तन रक्त क्षेत्र कहा जाता है। शियाओ ध्यान से उठता है और अपनी पावर से एक पहाड़ की चोटी तोड़ देता है, क्योंकि अब उसकी पावर और बढ़ चुकी थी। शियाओ यूनफेंग से कहता है कि क्या परिवर्तन रक्त क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली था। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि यह साधना पथ पर पहला कदम है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। आज तुम्हारा शुद्धिकरण है। तुम्हारी बॉडी को परिवर्तन रक्त के दायरे में उठाने के लिए हमारे पूर्वजों से चली आ रही औषधीय भट्टी के साथ मिली दवा और साथ ही प्राचीन शेर की आत्माओं से बनी दवा शुद्धिकरण गुणों को अधिकतम करने के लिए जरूरी है। एक बार अगर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो गई तो उसे बीच में नहीं रोक सकते। ऐसा करने से यह तुम्हारी हड्डियों की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम तैयार हो? शियाओ कहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। और वो जल्दी से सार वाले कुंड में बैठ जाता है। वहीं जंगल में शेनचू, गोरेया, क्योंक्युई और वेई बंदर सभी जानवर और पक्षी पहाड़ के खजाने के लिए आपस में लड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि शियाओ विशाल पत्थर की मूर्ति विरासत गुफा खंडर के अंदर होता है, जो प्राचीन शेर की शक्तियां अपने अंदर लेने के लिए सार वाले पानी में नहा रहा होता है, जहाँ यूनफेंग, शिलिंगू और आशान भी थे। यूनफेंग के हाथ में एक चमकता पत्थर होता है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि शियाओ की शुद्धिकरण अभी चल रही है। अगर वो प्राचीन शेर के सार को पूरी तरह से अपनी आत्मा से मिला सकता है तो ये उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, एक प्राचीन सिंह के हृदय के साथ इसने प्राचीन शेरों के पवित्र खजाने को भी पीछे छोड़ दिया। शियाओ की क्षमता के साथ उसे खजाने को समझने का मौका मिलना चाहिए था। वहीं हम पहाड़ों की गहराई में महान जंगल को देखते हैं, जहाँ वेई बर्ड वेई बंदर पर हमला करती है। वेई बंदर कहता है कि जो भी पहाड़ के खजाने को हड़पना चाहता है वो रास्ते से हट जाओ, वरना मैं उसे मार डालूंगा। क्योंकि भी वेई बंदर पर हमला करती है। वो उसके हमले को रोकते हुए उसे कहता है कि पहाड़ का खजाना मेरा है और उसे नीचे गिरा देता है। क्योंकि फिर से वेई बंदर पर हमला करती है, मगर वेई बंदर उसे फिर से दूर फेंक देता है। तभी पहाड़ फटता है और उसके अंदर से खजाना निकलता है, जिसे लेने के लिए क्योंकि आगे बढ़ती है, मगर वेई बंदर फिर से उसे रोक लेता है। तभी पहाड़ के अंदर से रेड बर्ड निकलती है, जो सभी से कहती है कि पहाड़ का खजाना तुम्हारा नहीं है। गोरेया वेई बर्ड से कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा होशियार हो, हम दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं और पहाड़ के खजाने को आधा बांट सकते हैं। वेई बर्ड से कहती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है जिसे तुमने कभी धोखा नहीं दिया हो। तभी वेई बंदर पहाड़ के खजाने को ले लेता है, मगर क्यों के हमले से उसके हाथ से खजाना छूट जाता है, जिसे वेई बर्ड ले लेती है। गोरेया वेई बर्ड के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से खजाना उसके पंजे से छूट जाता है और क्यों उसे अपने मुंह में ले लेती है। गोरेया फिर से उससे खजाना छीन लेती है, मगर वेई बंदर उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से खजाना नीचे गिर जाता है। तभी ज्वालामुखी फटने लगती है। वेई बर्ड कहती है कि महान जंगल हमारे जरिए नष्ट कर दिया जाएगा, तो क्यों कहती है कि इस जंगल को तोड़ो और नष्ट करो, ताकि पहाड़ के खजाने के बारे में जानने वाले जीव जितने कम हो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, और सब कुछ खत्म करने के लिए बस आग का उपयोग करो। तो गोरेया कहती है कि तुम्हारी बात सही है, मुझे भी इसमें शामिल होने दो। यहाँ मौजूद सभी जातियों और प्राणियों को मारते हैं, दोनों मिलकर अपनी पावर से जंगल को नष्ट करने लगते हैं। वेई बर्ड दोनों से कहती है कि ये सब अभी रोक दो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग नरसंहार करने के बारे में सोच रही हो। वेई बंदर सभी से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, और अपनी पावर स्टिक को जमीन पर ठोकता है, जिसकी वजह से पहाड़ का खजाना हवा में उछल जाता है। सभी उसे लेने के लिए ऊपर उछलते हैं। वहीं ज्वालामुखी फटने की वजह से सभी जगह लावा की लहरें फैल जाती है और बहती हुई स्टोन विलेज तक पहुंच जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भगवान लियू सभी से कहते हैं क्या मैं यहाँ से जाना होगा, क्योंकि विलुप्त होने की आपदा आ रही है, इसीलिए मैंने ट्रांसमिशन लाइन को एक्टिवेट कर दिया है। अब स्टोन विलेज को यहाँ से हटाना होगा, इसे और नहीं डाला जा सकता। वहीं विशालकाय पत्थर की मूर्ति के यहाँ भी लावा जमा हो जाता है और वो जगह हिलने लगती है। तो यूनफेंग शिलिंगू से कहते हैं कि ये जगह लगभग ढह गई है, तुम सभी को जल्दी से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं शिहाओ के साथ रहूंगा। शिलिंगू कहता है कि हम इस भट्टी को वापस ले जा सकते हैं, इससे शिहाओ के शुद्धिकरण में देरी नहीं होगी। तो यूनफेंग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, शिहाओ अब शुद्धिकरण के इंपोर्टेंट स्टेज पर है और भट्टी को इस तरह लापरवाही से हिलाने से शिहाओ की शुद्धि समाप्त हो सकती है, जिसके परिणाम विनाशकारी होंगे। इसलिए तुम लोग पहले वापस जाओ, अगर मैं वापस नहीं आया तो शिलिंगू परिवार और गाँव का नया मुखिया होगा। शिलिंगू आशान के साथ वहाँ से चला जाता है। यूनफेंग जीवन को भी वापस जाने को कहते हैं, मगर वो जाने से मना करता है। तभी मूर्ति गिरने लगती है। यूनफेंग कहते हैं कि यह तो बहुत बुरा हुआ, शिहाओ का शुद्धिकरण अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया था और वो जीवन की पीठ पर बैठ जाते हैं। जीवन वहाँ से उड़कर मूर्ति के पास जाता है। यूनफेंग उसे कहते हैं कि शिहाओ की शुद्धि अभी तक खत्म नहीं हुई, इसलिए जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम इस मूर्ति को गिरने नहीं दे सकते और अपनी पावर से मूर्ति को गिरने से रोकते हैं। वहीं शिहाओ देखता है कि प्राचीन शेर का सार पानी से बाहर आ गया है और शिहाओ के पास से जाने लगता है। तो शिहाओ अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से सार की शक्तियाँ शिहाओ के अंदर आने लगती है और वहाँ काफी तेज रोशनी निकलती है। शिहाओ जोर से चिल्लाता है, क्योंकि जब प्राचीन शेर की पावर उसके अंदर जा रही थी तो उसे काफी तकलीफ होती है। जब वो भट्टी से बाहर आता है तो उसे अपने अंदर पहले से ज्यादा पावर का फील होता है और वो काफी खुश होता है। इस बारे में शिहाओ यूनफेंग से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया, मगर वो देखता है कि यूनफेंग वहाँ नहीं है। तभी वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं और जगह हिलने की वजह से भट्टी शिहाओ से टकराती है और उसके साथ बाहर की तरफ धकेलता हुआ जाता है, पर वो भट्टी को नीचे गिरने से रोक लेता है और यूनफेंग और जीवन को आवाज लगाता है। यूनफेंग शिहाओ से कहते हैं क्या तुम्हारा शुद्धिकरण सफल रहा? तो शिहाओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास असीमित शक्ति है। यूनफेंग उसे कहते हैं कि जल्दी करो, ये
जगह लगभग ढह गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। शिहाओ दवा भट्टी को उठाने लगता है तो यूनफेंग उसे कहते हैं कि दवा भट्टी पर ध्यान मत दो और जल्दी आओ। तो शिहाओ कहता है कि मैं जल्दी नहीं कर सकता, ये भट्टी पूर्वजों का खजाना है। और उस भट्टी को उठाकर जियोन से कहता है कि इसे उठाने में मेरी मदद करो और उस भट्टी को जियोन की तरफ फेंक देता है। जियोन भट्टी को अपने पंजों से पकड़ लेता है। शिहाओ भी उछलकर जियोन के ऊपर बैठ जाता है। जियोन उड़कर गांव की तरफ जाता है। शिहाओ जंगल को जलता देख यूनफेंग से पूछता है कि बड़ा जंगल ऐसा कैसे हो गया। तभी पत्थर की इमारतें गिरने लगती है। जियोन उससे बचता हुआ ईस्टर्न विलेज की तरफ जाता है। शिहाओ भी रास्ते में आ रही मूर्तियों को अपनी पावर की मदद से तोड़ता हुआ जियोन के लिए रास्ता बनाता है। जोंगबाओ शिहाओ और यूनफेंग को जोर से आवाज लगाकर उनसे कहता है कि जल्दी से हमारे पास आओ, क्योंकि वो सब भगवान लियू के सुरक्षा घेरे में थे। शिहाओ कहता है कि हमें काफी देर हो चुकी है। तो जियोन जल्दी से उड़कर भगवान लियू के सुरक्षा घेरे में चला जाता है। भगवान लियू सभी को ईस्टर्न विलेज से कहीं और ले जाते हैं। शिहाओ और सभी एक नए ईस्टर्न विलेज में पहुंच जाते हैं, मगर लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ है। लेकिन उन्हें वो जगह काफी पसंद आती है, क्योंकि वो गाँव नदी और जंगल में था, जिसकी वजह से वहाँ कई सारे जानवर भी थे। सभी लोगों की जान भगवान लियू ने बचाई थी, इसीलिए सभी लोग भगवान लियू को धन्यवाद देते हैं। शिहाओ चौंक जाता है और यूनफेंग से कहता है कि पत्थर गांव अब महान जंगल में नहीं है। यूनफेंग बताते हैं कि ईस्टर्न विलेज के पूर्वज महान जंगल में पैदा हुए थे और बड़े जंगल में पले बड़े, मगर बड़ा जंगल अब नष्ट हो गया, हमारी जड़ की नसें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शिलिंगो कहता है कि हम ईस्टर्न विलेज से आए थे, तो गाँव कहाँ है। तभी गाँव का एक व्यक्ति कहता है कि जहाँ कहीं भी ईस्टर्न विलेज के घर है वो जगह ईस्टर्न विलेज जैसी है। एक बच्चा नदी में देखकर सभी से कहता है कि इस झील की मछली कितनी मोटी है, शायद ये बच्चों के विकास के लिए ज्यादा अच्छी होगी। यूनफेंग कहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सब सच है, आइए पहले मन को शांत करें। और शिलिंगो से कहते हैं कि किसी को फिर से चेक करने के लिए भेजो, अगर बड़ा जंगल पूरी तरह से निर्जन है तो हम यही रहेंगे। तो शिहाओ यूनफेंग से कहता है कि मैं वापस से ईस्टर्न विलेज जाना चाहता हूँ। तो आशानो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता। यूनफेंग शिहाओ से कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब वहाँ वापस जाना बहुत खतरनाक है। तो शिहाओ कहता है कि बड़े जंगल में ये सब कुछ ऐसे अचानक से हुआ, तो मुझे डर है कि कहीं मेरे मॉम डैड मुझे वहाँ लेने आएंगे और अगर मैं उन्हें वहाँ नहीं मिला तो बहुत चिंतित होंगे, इसीलिए मैं वहाँ जाकर वापस आऊंगा और मेरे मॉम डैड के लिए नए ईस्टर्न विलेज तक आने के लिए रास्ता छोड़ दूंगा। तो यूनफेंग उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। शिहाओ कहता है कि चिंता मत करो और जियोन की पीठ पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। काफी देर के बाद शिहाओ जियोन के साथ ईस्टर्न विलेज पहुंचता है, जो पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया था। शिहाओ जियोन की पीठ से नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगता है और अपनी पावर से एक पत्थर पर कुछ निशान छोड़ देता है ताकि उसके मॉम डैड नए ईस्टर्न विलेज को ढूंढ ले। तभी स्टोन के मलबे के नीचे से एक हाथ निकलता है जो कि एक बड़े जानवर का होता है और वो एक छोटे से वही बंदर के बच्चे को वहाँ रखता है। शिहाओ दौड़कर बेबी वही बंदर के पास जाता है और बंदर को देखकर कहता है कि पूरी तरह से जख्मी हो गया है, इसका पूरा शरीर बालों वाला है। फिर उसे प्यार से सहलाने लगता है और उसका नाम माओ क्यू रखता है। तभी एक लड़की दूर खड़ी ये सब देख रही थी, वो शिहाओ के पास आती है और उसे कहती है कि बेवकूफ, उन्हें वही बंदर कहते हैं। शिहाओ उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन और किस गाँव से हो, मगर वो लड़की जिसका नाम हुआ लिंगर था वो कुछ नहीं बोलती और इतराकर वहीं टहलने लगती है। तो शिहाओ कहता है कि तुम अभी भी चुप हो तो मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। हुआ लिंगर कहती है कि चार बड़े प्राणी जंगल के खजाने के लिए आपस में लड़ते हैं, जिसकी वजह से महान जंगल नष्ट हो गया और वे बंदर उन अपराधियों में से एक है, तुम उस बंदर को मुझे दे दो। तो शिहाओ कहता है कि इसे तुम्हें क्यों देना चाहिए। हुआ लिंगर नाराज होकर शिहाओ से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो शिहाओ कहता है कि तुम एक झूठी औरत हो। हुआ लिंगर शिहाओ से कहती है कि तुम रहने दो छोटे लड़के, तुम बस इस बंदर की कीमत बोलो, मैं इसे खरीद लूंगी। और उसके सामने पैसों की एक थैली फेंक कर कहती है कि क्या तुमने अपने जीवन में इतना पैसा देखा है। तो शिहाओ पैसों की थैली के पास जाकर उन्हें देखकर कहता है कि इन चट्टानों के टुकड़ों का क्या किया जा सकता है। यह सुनकर हुआ लिंगर चौंक जाती है और शिहाओ से कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम आमतौर पर चीजें कैसे खरीदते हो। तो शिहाओ बताता है कि मैं चीजें पशु के दूध के बदले खरीदता हूँ। हुआ लिंगर कहती है कि इन पैसों से तुम अपना पूरा गाँव खरीद सकते हो। तो शिहाओ से कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मगर ये बंदर वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी है, तो मैं इसे अपना पालतू बनाना चाहता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। हुआ लिंगर कहती है कि गाँव के लड़के इसको पालतू बनाने का कोई मतलब नहीं है, मगर शिहाओ उसकी बात नहीं सुनता। तो हुआ लिंगर अपनी फायर पावर से शिहाओ पर हमला करती है, मगर उसके हमले से बच जाता है। और हुआ लिंगर से कहता है कि झूठी औरत, तुम लोगों पर छिपकर हमला करती हो। लेकिन हुआ लिंगर उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि वह बंदर मुझे सौंप दो, और फिर से हमला करती है। तो शिहाओ से कहता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ और अपनी पावर का उपयोग करके वो भी हुआ लिंगर पर हमला करता है और उसके वार को रोक लेता है। हुआ लिंगर ये सब देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शिहाओ से कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपनी पावर का उपयोग करते हुए ऊपर उड़ती है और उसके पंख निकल आते हैं। तो शिहाओ से कहता है कि तुम भी उन्हीं चार राक्षसों में से एक हो, तभी तुम ऐसे पंख उगा सकती हो। हुआ लिंगर बताती है कि तुम उन्हीं चार राक्षसों में से एक हो और उसके ऊपर तेजी से हमला करती है, मगर शिहाओ उसके वार से बचता हुआ उसके ऊपर हमला करता है। शिहाओ के हमले से हुआ लिंगर दूर जाकर गिरती है। शिहाओ बेबी वे बंदर से कहता है कि अब हम चलते हैं और फायर लेडी को नजरअंदाज करें। हुआ लिंगर उसे कहती है कि तुम नहीं जा सकते। तो शिहाओ कहता है कि क्या तुम फिर से लड़ना चाहती हो। हुआ लिंगर रोने लगती है और अपने मास्टर को याद करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी टीचर, मैं पूरी तरह से गाँव के एक लड़के से हार गई, अब मेरे पास वे बंदर को ले जाने का कोई तरीका नहीं है। शिहाओ लिंगर को रोता देख उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो बताती है कि वे बंदर को मेरे पास छोड़ दो, मगर शिहाओ से देने से मना करता है। लिंगर रोते हुए नीचे बैठ जाती है और शिहाओ से कहती है कि तुम इसे मुझे दे दो तो मैं तुमसे हर बात का वादा करती हूँ। शिहाओ से बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं वे बंदर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। माओ की वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, मैं इसे वापस गाँव ले जाऊंगा इसके गाँव को ठीक करने के लिए। तो हुआ लिंगर कहती है कि वे बंदर ने पूरे महान जंगल को नष्ट कर दिया, फिर भी तुम इसे ठीक करना चाहते हो। शिहाओ बताता है कि इन सबके बारे में परिवार के मुखिया यूनफेंग तय करेंगे, मगर मुझे लगता है कि बंदर अभी बहुत प्यारा है। और हुआ लिंगर को जल्दी से खड़े होने को कहता है और उसके हाथ में बेबी वे बंदर को देता है। तभी वहाँ यूनिकॉर्न हॉर्स का
का एक रथ हवा में उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर शियाओ लिंगर के आगे खड़ा हो जाता है और रथ चलाने वाले आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो हुआ लिंगर के आगे झुकर कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए चिंतित है, इसीलिए जल्दी चलो। हुआ लिंगर वे बंदर को शियाओ को देती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि मेरे पिता मुझे अकेला कब छोड़ेंगे। तो कहता है कि आपके पिताजी ने कहा है कि भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने पर चली जाओ पर वो आपको ढूंढ लेंगे। शियाओ हुआ लिंगर से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम महामहिम है। तो हुआ लिंगर हंसती है और कहती है कि तुम सच में मूर्ख हो, मैं वापस आऊंगी, तुम बंदर का इलाज करो। और रथ पर चढ़कर कहती है नहीं तो मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। तो शियाओ कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, तो तुम मुझे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हो। हुआ लिंगर कहती है कि गंदे लड़के, जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। गंदे लड़के। शियाओ सोचता है कि जिसके मन में दया है सिर्फ मैं हूँ, वो तो इसे मारना चाहती थी और फिर से अपने मॉम डैड को मिस करता है। वहीं शियाओ नए स्टोन विलेज में पहुंच जाता है। सभी गांव वाले और शियाओ भगवान लियो के आगे खड़े होते हैं। भगवान लियो वे बंदर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। शियाओ लियो से पूछता है कि क्या माओ क्यू ठीक हो सकता है। तो लियो बताते हैं कि माओ के जीवन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका शरीर बेहद नाजुक है, उसकी आत्मिक चेतना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। मुझे डर है कि उसका ठीक होना मुश्किल है, मगर याद रखो कि वे बंदर के अतीत को इससे गुप्त रखना होगा ताकि ये सभी के लिए खतरा नहीं बने। यूनफेंग सभी गांव वालों से कहते हैं कि शियाओ ने खुद देखा है कि बड़ा जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, अब से यह स्थान नया स्टोन विलेज है, सभी लोग यहाँ से जाओ। कल शिकारी दल पूरी जगह घूमकर यहाँ की स्थिति का पता लगाएगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि तुम अपने माँ और पिता के बारे में फिर से सोच रहे हो, और वो शियाओ को एक पत्थर दिखाते हैं जिसे देखकर शियाओ कहता है कि यह क्या बकवास है। तो यूनफेंग बताते हैं कि प्राचीन शेर की हड्डियां खजाना है जिसके अंदर रूनी गतिविधि अभी भी है, इस प्राचीन शेर की ट्री को अपने दिल में हमेशा रखना। शियाओ कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो यूनफेंग कहते हैं कि उत्तेजित मत हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, इससे भविष्य में तुम्हें बहुत लाभ होगा। शियाओ कहता है कि दादा मुझे सच बताओ, क्या मेरे मॉम डैड मुझे नहीं चाहते हैं। तो यूनफेंग कहते हैं कि फालतू की बातें मत करो, वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। शियाओ कहता है कि लेकिन बड़ा जंगल तो नष्ट हो गया, फिर अब वो मेरे पास क्यों नहीं आते। आज मुझे एक बाहरी व्यक्ति मिला, उसके पिता ने उसे कहा कि वो दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएं, वो उसे ढूंढ लेंगे। तो क्या मेरे मॉम डैड मुझे याद नहीं करते। ये सुनकर भगवान लियो कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। तो शियाओ कहता है कि भगवान लियो क्या आप जानते हैं कि मेरे मॉम डैड कहाँ है, आप मुझे बताओ। लियो कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता में है, जब तुम्हें याद आने लगेगा तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। शियाओ कहता है कि मुझे याद नहीं है, कृपया आप मेरी मदद करें। तो भगवान लियो अपनी पावर से एक तूफान से सर्कल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एक भट्टी होती है। लियो बताते हैं कि आत्मिक चेतना को बलपूर्वक सक्रिय करना संभव है। अगर तुम रक्त परिवर्तन क्षेत्र की उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए हो तो इस भट्टी को उठाओ, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। शियाओ कहता है कि इस भट्टी को उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनफेंग लियो से पूछते हैं कि यह भट्टी कितनी भारी है। तो लियो बताते हैं कि इसका वजन 1 लाख केटी है। यूनफेंग कहते हैं कि रक्त परिवर्तन क्षेत्र की अधिकतम 50,000 केटी का ही भार उठा सकती है, और मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये शियाओ के लिए बहुत कठिन काम नहीं है। तो लियो शियाओ से कहते हैं कि मुझे पता है कि यह वास्तव में कठिन काम है, मगर तुम इस भट्टी को उठाने का काम करते हो तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। शियाओ यूनफेंग को माओ क्यू देकर कहता है कि मैं सब समझता हूँ, मुझे ये काम करने दीजिए। और वो भट्टी को उठाने के लिए जाता है, मगर वो भट्टी के पास नहीं जा पाता और भट्टी में से निकल रही ऊर्जा से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। यूनफेंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोट लगी है। शियाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे भट्टी उठानी है जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। वहीं शियाओ प्राचीन शेर की हड्डी के खजाने के साथ ध्यान लगाने की कोशिश करता है, मगर माओ क्यू और जियोंग उसे ऐसा नहीं करने देते। शियाओ उनसे कहता है कि तुम बस बैठे रहो और उनके पीछे चला जाता है। वहीं अगले दिन शियाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी के अंदर यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए जाता है, मगर एक यूनिकॉर्न शियाओ की सांस लेने वाली बांस की नली को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पानी में ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाता और बाहर निकलता है। उसे देखकर यूनिकॉर्न भड़क जाते हैं, मगर शियाओ यूनिकॉर्न के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, मगर यूनिकॉर्न उसे अपने ऊपर नहीं बैठने देता और उसे उछाल देता है। मोआ क्यू यूनिकॉर्न के पास जाता है, मगर यूनिकॉर्न उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। यूनिकॉर्न की पावर से शियाओ और माओ क्यू दोनों को शौक लगता है और जमीन पर पड़े होते हैं। शियाओ सोचता है कि यह जाना पहचाना एहसास है। वहीं शियाओ फिर से प्राचीन शेर के खजाने को लेकर ध्यान लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि इस खजाने से बिजली और चमक निकलती है। वो शियाओ उसकी पूरी पावर को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, मगर ये उसकी बॉडी को मिलाने के लिए काफी थी और इस वजह से वो यूनिकॉर्न पर अपना कंट्रोल कर पाता है। शियाओ फिर से भट्टी के पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो इस बार भी उसके पास नहीं जा पाता और शौक लगने की वजह से दूर जाकर गिरता है। शियाओ कुछ भी करके भट्टी को उठाना चाहता था, इसीलिए वो फिर से ध्यान लगाकर अपने आप को मजबूत बनाता है और एक बार फिर से भट्टी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो इस बार भी फेल हो जाता है। लेकिन शियाओ हार नहीं मानता और इस बार अपने आप से कहता है कि सब ठीक होना चाहिए। शियाओ अब काफी बड़ा हो चुका था और कई सालों के अभ्यास के बाद वो भट्टी तक पहुंच जाता है। यूनफेंग बताते हैं कि भगवान लियो के सामने शियाओ रक्त परिवर्तन क्षेत्र के उच्चतम शिखर को पार करने वाला है। शियाओ भट्टी के पास जाकर अपनी पूरी ताकत से भट्टी को उठा लेता है और भगवान लियो से कहता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ है। तभी भट्टी के ऊपर प्राचीन शेर की आत्मा आ जाती है। भगवान लियो शियाओ को कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। शियाओ को वो महल दिखाई देता है। फिर हम वो महल में शियाओ को रोता देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ जाने के लिए जिद करता है। तो उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें अपनी आंटी की बात सुननी होगी और अब से उनके साथ रहना होगा। तभी शियाओ की आंटी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं शियाओ की अच्छे से देखभाल करूंगी। तभी जिलिंग के दादा कहते हैं कि कबीले के एक आदमी को तुम्हारे पिता दिखे थे, हमने उनकी तलाश करने के लिए एक आदमी को भेजा है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। जिलिंग कहता है कि डैड एक दिन भी घर नहीं आए, अभी आपको और बाकी के सभी बड़े लोगों को शियाओ की देखभाल करने के लिए परेशान करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शियाओ की माँ से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगी और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ उनके पीछे दौड़ता है और फिर रुक जाता है। तभी शी जो कि शियाओ की आंटी का लड़का है, उसके एक आंख के अंदर एक और आंख होती है। वो शियाओ को देखकर अपनी माँ को पास बुलाता है। उसकी माँ से कहती है कि तुम हमेशा अपने भाई को घूरते क्यों हो। शी कहता है कि मैंने अपनी दूसरी आंख से शियाओ के शरीर की हड्डियां देखी, उसकी हड्डी
में ऋण बहुत जटिल है, जो कि रहस्यमय और जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। शी की माँ उसे कहती है कि क्या सच है, तुमने गलत तो नहीं देखा। वो बताता है कि 100% सही है कि शिहाओ के पास सुप्रीम बोन है। यह सुनकर उसकी माँ काफी हैरान होती है और उसे किसी को इस बारे में बताने से मना करती है। गॉडेस लियू शिहाओ को बताती है कि तुम्हारे दादा को ढूंढने के लिए तुम्हारे मॉम डैड खतरनाक पहाड़ों और नदियों के बीच यात्रा की, मगर तुम्हारे दादा के निशानों को समझना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए उनका पता लगाने के लिए उन्होंने महीने बाहर बिताए। वहीं शिहोम यार्ड में शिहाओ अपनी आंटी से कहता है कि क्या हम क्रेन देखने जा रहे हैं, तो उसकी आंटी उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज ही क्रेन दिखाने ले जाऊंगी। ये सुनकर शिहाओ काफी खुश होता है। शिहाओ की आंटी उसे खुफिया जगह पर ले जाती है, जिसे देखकर शिहाओ कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्या आप मुझे क्रेन नहीं दिखाना चाहते? तो उसकी आंटी कहती है कि पहले तुम इसे देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें क्रेन दिखाऊंगी। शिहाओ की आंटी उसे वो पैलेस के तहखाने में ले जाती है और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी शिहाओ कहता है कि आंटी क्रेन कहाँ है? तो उसकी आंटी अपने मैजिक से उसे एक क्रेन बनाकर दिखाती है, जो अचानक से शिहाओ के अंदर चला जाता है। शिहाओ की आंटी एक आदमी से कहकर शिहाओ की सुप्रीम बोन निकालने को कहती है। वो आदमी शिहाओ को अपने पावर से बांध देता है और सुप्रीम बोन को निकालने की कोशिश करता है। शिहाओ की आंटी कहती है कि मेरा बेटा शी का जन्म 2 आंखों के साथ हुआ था, इसीलिए दुनिया के सभी दुर्लभ खजाने उसके पास होने चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे अंदर है जो कि एक गलत जगह बड़ा हो रहा है, इसीलिए आज इसे अपनी सही जगह लौटा देना चाहिए। वो आदमी शिहाओ के सीने में चाकू चुबाकर उसके अंदर से हड्डी निकालने लगता है। शिहाओ दर्द में कहता है कि चाची मुझे दर्द हो रहा है, मैं अब क्रेन नहीं देखना चाहता हूँ, मगर तब तक उसकी बॉडी से वो सुप्रीम बोन निकालकर शी के अंदर डालने लगता है। शी की माँ उसे कहती है कि मैंने वो प्राचीन किताब पढ़ी है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तुम और भी पावरफुल बन जाओगे, तुम्हें अब उच्चतम शिखर पर कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तहखाने के बाहर लोलुप्ता नाम की एक लड़की आती है। वो ये सब देख लेती है और भागकर इस बारे में युवा मास्टर को बता देती है। युवा मास्टर गुस्से में वहाँ आते हैं और तहखाने के गेट को तोड़ देते हैं और अपनी पावर से शिहाओ की आंटी को अपने पास खींचकर उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी उस औरत का पति शी युआन आता है और युवा मास्टर से कहता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला मत लो। तभी शी अपने गले पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं भी अपनी जान ले लूंगा। लोलुप्ता देखती है कि शिहाओ काफी छोटा और कमजोर हो गया है, क्योंकि उसकी बॉडी से सुप्रीम बोन निकल गई थी और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वही वो महल में सभी युआन के परिवार को सजा दिलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। युवा मास्टर वो महल के लीडर से कहते हैं कि इन दोनों माँ बेटों को जल्दी से सजा दी जाए। तो वो लीडर कहते हैं कि समस्या को आराम से निपटाने की जरूरत है, शी कबीले के प्राचीन नियम है कि सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो युवा मास्टर कहते हैं कि अपने भाई को सताया इस शी कबीले को इसने विशाल शी एम्पायर बनाने की नींव रखने की कोशिश है, इसीलिए ये बगावत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तभी दूसरा आदमी कहता है कि शिहाओ सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ था, ये मेरे शी कबीले के लिए एक आशीर्वाद था, लेकिन उसे उसके परिवार ने मार डाला, इस औरत को तो अभी फांसी देना चाहिए। शी युआन कहता है कि दोनों बुजुर्ग चिंता न करें, अब सुप्रीम बोन शी के साथ जुड़ गई है, अब काफी देर हो गई है। तो युवा लीडर कहते हैं कि शी से सुप्रीम बोन फिर से लेकर शिहाओ की बॉडी में डाल दो, जो शिहाओ से जुड़ा है उसे तुम नहीं ले सकते। शी युआन कहता है कि युवा मास्टर अब आप ही देख लो, शिहाओ काफी कमजोर हो गया है, अब वो फिर से सुप्रीम बोन कैसे प्राप्त करेगा? तभी एक आदमी कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस औरत और इसके बच्चे का नियम के अनुसार सर काटना होगा। पास खड़े एक मास्टर कहते हैं कि शी भी एक बच्चा है, इस समस्या का उससे कोई लेना देना नहीं है, शी में भी एक प्राचीन पिष्ट के रूप में क्षमता थी, ये फ्यूचर में सभी जातियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। युवा मास्टर शी युआन से कहते हैं कि क्या शी तुम्हारी तरफ है, क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। तो शी युआन कहता है कि मैंने शी वंशों के हितों को पहले रखा है, कभी पक्षपात नहीं किया, और वो लीडर से इंसाफ देने के लिए कहता है। तो वो लीडर कहते हैं कि शिहाओ पहले ही सुप्रीम बोन को रखने के लिए असमर्थ था, लेकिन शी कबीले की सुप्रीम बोन को इस वजह से खत्म नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए शी वंश स्वाभाविक रूप से शिहाओ की भरपाई करेगा और वहाँ से चले जाते हैं। उनका मतलब था कि शिहाओ अभी सुप्रीम बोन को अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए सुप्रीम बोन के लायक शी है। वहीं शी जिलिंग को पता चलता है कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ वहाँ से वो महल की तरफ निकलता है। लोलुप्ता जब शिहाओ को वो महल से लेकर भाग रही थी, तभी शी जिलिंग अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाते हैं। वो उन्हें शिहाओ के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर शिहाओ की माँ रोने लगती है और जिलिंग को भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता इस बात का बदला कौन से लेंगे, और वो शिहाओ को गोद में लिए वो महल के अंदर जाने लगते हैं। सैनिक उसे रुकने को कहते हैं, तो जिलिंग उनसे कहता है कि जब मेरा बेटा मुसीबत में था तब तुम सब कहाँ थे? सैनिक जिलिंग को रोकने आते हैं, मगर वो अपनी पावर के इस्तेमाल से सभी को एक ही बार में मार डालता है। तभी वहाँ शी युआन आता है, जो जिलिंग से कहता है कि सुप्रीम बोन को शी के अंदर डाला गया है, अगर तुम इस बात के लिए कुछ पैसे लेना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं, मगर तुम कभी मेरे कुल में धूम मत मचाना। जिलिंग कहता है कि मेरे बेटे की सुप्रीम बोन ले ली और उसे कुचल दिया, ये सभी बातें इस कबीले के लिए अपमान बन गई है, ये शब्द अब तुम्हें शोभा नहीं देते, तुमने मेरे बेटे की सुप्रीम बोन को कुचल दिया, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी 100 हड्डियां मुझे देनी होगी। शी युआन कहता है कि अब तुम शैतान के वंश की तरह हो गए हो। तो जिलिंग कहता है कि अगर इंसाफ पाने के लिए शैतान बनना पड़े तो आज मैं शैतान बन जाऊंगा। किन यिनिंग, जो कि शिहाओ की माँ है, वो भी अपनी पावर से उन पर हमला कर रहे सैनिकों को मारती है। जिलिंग शिहाओ को अपने पेट पर बांधकर युआन से लड़ते हैं। युआन जिलिंग को हराने के लिए अपनी व्हाइट टाइगर पावर का इस्तेमाल करता है, उसे रोकने के लिए जिलिंग भी अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है। जिलिंग की पावर काफी ज्यादा होती है और वो युआन को दूर फेंक देता है। जब युआन को लगता है कि वो जीत नहीं सकता तो अपनी पत्नी को जिलिंग के सामने लाकर कहता है कि मैं इसे तुम्हारे सामने छोड़ रहा हूँ, मगर तुम मुझे जाने दो। किन यिनिंग उसे कहती है कि तुम भी एक माँ हो, फिर तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकती हो? तो शिहाओ की आंटी कहती है कि हम सब अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, इन सब में तुम्हारे बेटे का दोष है, उसे सुप्रीम बोन के साथ विकसित नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर जिलिंग को गुस्सा आता है और अपनी पावर से उसे दूर फेंक कर उसे बाले से मार देता है। वो मरते हुए जिलिंग से कहती है कि पूरा यू कबीला तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, अपनी माँ को मरता देख शी जिलिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जिलिंग उसे रोककर मारने वाला होता है, तभी वो लीडर आकर जिलिंग के ऊपर हमला करते हैं और उसे कहते हैं कि अब रुकने का समय है। जिलिंग अपने भाले को फिर से हाथ में लेकर वो लीडर
से कहता है कि क्या आप एक निष्पक्ष नेता नहीं है। वो लीडर कहते हैं कि जीलिंग में तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे के सुप्रीम बोन को 10 साल में लौटा दूंगा। क्या हम इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते? जीलिंग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की सुप्रीम बोन वापस लौटा दो। और वो फिर से शी को मारने के लिए उसे पकड़ लेता है। वो लीडर जीलिंग के ऊपर हमला करके शी को अपने पास बुला लेते हैं। ये देखकर जीलिंग कहता है कि आप ठीक से अपना काम नहीं करते, आज मैं अपना न्याय खुद लेकर आऊंगा। तो वो लीडर शी से कहते हैं कि मैं शी जीलिंग को हराने के लिए तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और अपनी पावर से शी को हवा में उड़ाते हैं और से कहते हैं कि मैं पावर से तुम्हारी आंख और सुप्रीम बोन को एक्टिवेट करूंगा, जिसे तुम्हें सहन करना होगा। तभी शी की आंखों में से एक रोशनी निकलती है, जिससे कि जीलिंग और उसकी पत्नी के आसपास बड़ी सी चेन आ जाती है और सभी सैनिक अपने सर के ऊपर घूम रहे बवंडर में चले जाते हैं। ये सब देखकर युआन कहता है कि सुप्रीम बोन की ताकत बहुत मजबूत थी, ये रियल में इस स्थिति को मजबूत बना सकता है। वो लीडर जीलिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा, लेकिन जीलिंग कहता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। ये सुनकर वो लीडर अपनी पावर को प्रेस करते हैं, जिससे कि जीलिंग के आसपास आसमान के बवंडर से रिंग उतरने लगती है, जिसे रोकने के लिए जीलिंग अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करता है और वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है। मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। शिहाओ ये सब सुनकर काफी डर जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है कि उसके बाद मेरे माँ बाप को क्या हुआ? तो यूनफेंग बताते हैं कि उस समय तुम्हारे मॉम डैड को शी साम्राज्यों की पैतृक भूमि यानी कि उनके पूर्वजों की भूमि से निकाल दिया था। यूनफेंग बताते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए नक्शों के आधार पर उन्हें हमारा पत्थर गांव मिला था। उनका कहना था कि स्टोन विलेज ही असली पुश्तैनी जमीन है, इसीलिए उन्हें लगा कि तुम सिर्फ यही ठीक हो सकते हो। और इसके अलावा तुम्हारे मॉम डैड इस बात से भी परेशान थे कि युआन फिर से उनका ठिकाना ना ढूंढ ले, इसीलिए वो दूसरी पैतृक भूमि पर चले गए। तो शियाओ कहता है कि मैं अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए दूसरी पैतृक भूमि पर जाऊंगा। यूनफेंग बताते हैं कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो जमीन यहाँ से 3 लाख मील दूर है। उस समय तुम्हारे मॉम डैड ने महान जंगल से गुजरने से पहले कई कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया। भले ही तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, पर तुम कभी अकेले जाने की मत सोचना, क्योंकि तुम अकेले वहाँ नहीं जा पाओगे। शियाओ कहता है कि सालों बीत गए, मैंने हमेशा से मॉम डैड के बारे में सोचा है और अब मेरे पास उन्हें फिर से देखने का मौका है। मैंने उन बातों को सुना है जब उन्होंने वो बातें मेरे लिए कही थी। ये सब सुनकर मैं काफी उदास महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें मिलकर बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने हर पल को एंजॉय किया है। यूनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं पकड़ सकता, इसलिए तुम्हें अपनी देखभाल अच्छे से करनी होगी। और शियाओ को खजाना देते हैं, जिसे लेकर शियाओ कहता है कि असली खजाना क्या है। तो यूनफेंग बताते हैं कि दशकों पहले भारी बारिश और बिजली अर्थ पर गिर गई, तभी गोडेस लियो और एक खजाने की हड्डियां आकाश से गिरी। शियाओ पूछता है कि गोडेस लियो के साथ गिरी है तो आखिर है क्या? तो गोडेस लियो कहती है कि ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड्स रून्स का सही अर्थ बताते हैं, ये तुम्हारे ध्यान लगाने के लिए काफी उपयोगी है, तुम इसे रक्त परिवर्तन दायरे का उपयोग करके समझ सकते हो। तो शियाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। यूनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो जरूरत होगी उन्हें पूरा करूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। गोडेस लियो शियाओ को बताती है कि तुमने अपनी सुप्रीम बोन खो दी है, क्या तुम इस बात से नफरत नहीं करते कि शी ने अपने कौशल से पूरी दुनिया को चौंका दिया है? शियाओ कहता है कि वो बस एक हड्डी है जो सबसे मजबूत आदमी का निर्धारण करने के लिए है, और एक हड्डी से यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं खुद एक एक कदम बढ़ाकर आगे जाऊंगा। गोडेस लियो कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। क्या तुमने कभी मुरझाए पौधे को फिर से खिलता देखा है? ये सुनकर शियाओ समझ जाता है कि उसके अंदर की सुप्रीम बोन को फिर से जीवित किया जा सकता है। तो लियो कहती है कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा जीवन खतरे में होगा, क्योंकि सुप्रीम बोन को दोबारा बनाना सीमाओं को पार करने के लिए बाध्य है। शियाओ ध्यान लगाकर अपनी सुप्रीम बोन को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और एक घने जंगल के अंदर चला जाता है। तभी उसके ऊपर एक व्हाइट टाइगर हमला करता है, जो कि पहले से घायल था। व्हाइट टाइगर अपनी पावर से शियाओ को हवा में उड़ा देता है, लेकिन शियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक कर मार देता है। शियाओ व्हाइट टाइगर के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारी खजाने की हड्डी मेरी हुई। तभी व्हाइट टाइगर एक बार फिर से जोर से चिल्लाता है और मर जाता है। शियाओ